ठीक है, तो टॉपिक है हमारा रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं मेंस के पर्पज से, उन्हें नोट कर लो पहले। क्या इसे, यानी इस क्रांति को, क्या इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है? अपने मत के समर्थन में तर्क दें, तर्क दें। ठीक है, दूसरा प्रश्न लिखो। यह क्रांति ब्रिटिश गतिविधियों का स्वाभाविक परिणाम थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 57 की क्रांति के स्वरूप का वर्णन करें। अगला, यह विद्रोह यानी 57 का विद्रोह किस प्रकार एक सामंती दृष्टिकोण रखने वाला विद्रोह था? लास्ट क्वेश्चन लिखें। 1857 के विद्रोह में विद्रोही घड़ी की सुइयों को पीछे ले जाना चाहते थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। स्पष्ट करें। ठीक है, इन क्वेश्चंस के जवाब के लिए हमें पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे, सामान्य परिचय। उसके बाद इसके हम कारणों की चर्चा करेंगे। उसके बाद विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ और कहाँ कहाँ फैला, और वहां पर किन लोगों ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, परिणाम, विद्रोह, रिजल्ट क्या है,
परिणाम भारतीयों के ऊपर क्या हुए और अंग्रेजी व्यवस्था पर क्या हुए, दो भागों में बांटेंगे इसे। और अंत में विद्रोह का स्वरूप कैसा था। अधिकांश प्रश्न इसी पर आते हैं, विद्रोह का स्वरूप कैसा था। ठीक है, तो अब इसमें आप अपना एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। यह विद्रोह ब्रिटिश राज्य के खिलाफ विभिन्न भारतीय वर्गों के लोगों के गुस्से का परिणाम था। यह आक्रोश ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था। प्रारंभ प्रारंभ ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों से हुआ, लेकिन बाद में देसी रियासतें, सामंत या जमींदार, किसान, शिल्पी या कारीगर इत्यादि भी शामिल हुए। लेकिन विद्रोह पर जल्दी ही काबू पा लिया गया और विद्रोह ने अनेक परिवर्तनों को जन्म दिया, या इसके प्रभाव तात्कालिक और दूरगामी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब हम सीधा विद्रोह के कारणों की चर्चा कर सकते हैं। तो शुरुआत 29 मार्च को हुई और 8 जुलाई 1959 तक ये चलता है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे लिए ये काम का है। तो जब हम कारणों की बात करेंगे तो कारणों को हम कई भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले राजनीतिक कारण। और इन सबको अच्छे से पढ़ना है कारणों को आपको। पहला कारण है मुगल सत्ता के अस्तित्व का संकट। हम जानते हैं कि बक्सर, प्लासी और क्रमशः धीमे धीमे मुगल बहुत कमजोर हो चुके थे। उनका शासन नाम मात्र का रह गया था और वो पूरी तरह से अंग्रेजों पर निर्भर थे। ठीक है, तो उनके इस गिरते अस्तित्व के कारण भारत की प्रजा या उसका एक बड़ा हिस्सा संतुष्ट नहीं था। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था
अब जो गवर्नर जनरल थे वो मुगल सम्राट के खिलाफ अच्छे से पेश नहीं आते थे। लॉर्ड एमहर्स्ट याद होगा आपको, तो लॉर्ड एमहर्स्ट ने मुगल एम्परर से बराबरी से हाथ मिलाया था। तो ऐसी अनेक घटनाएं हो चुकी थी, लोग उससे संतुष्ट नहीं थे। अपने राजा की बेइज्जती वो बार बार देख रहे हैं और उनमें संतुष्टि का भाव नहीं है, पहला कारण। दूसरा, डलहौजी की हड़प्पी नीति, इसको हम व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें उसने उत्तराधिकार के अधिकार को, गोद लेने के उत्तराधिकार को के अधिकार को उसने समाप्त कर दिया था। कहा था कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई रियासतों के जो राजा और रानी हैं वो संतान गोद नहीं ले सकते। तो इस तरह से झांसी, सतारा, जैतपुर, कई राज्यों को उसने हड़प लिया। तो वहाँ के जो शासक थे वो भी असंतुष्ट थे, क्योंकि किसी भी राजा को अचानक से आप गद्दी से उतार देंगे तो फिर उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। तो वो और उसके से जुड़े हुए लोग इस नीति से संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, उच्च नौकरियों में भारतीयों की उपेक्षा। ये हम लगातार देखते हुए आए हैं, सेना हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, न्याय हो, कहीं भी भारतीयों को उच्च स्तर का रोजगार नहीं मिला। तो भारतीय इस चीज को महसूस करते थे कि अंग्रेज हमें इस लायक नहीं मानते। ठीक है, अगला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वार्थपूर्ण नीति। तो स्वार्थपूर्ण नीति का मतलब यहाँ पॉलिटिकल कंसर्न ये है कि विभिन्न कारणों से विभिन्न वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे जनजातीय लोग हों, स्थानीय लोग हों, अंग्रेज सभी को परेशान कर रहे थे। और जमींदार ही क्यों न हो, जो जमींदार कभी अंग्रेजों के साथ हुआ करते थे उनमें से कई जमींदार इस नीति के या उनकी नीतियों के खिलाफ है, विशेषकर उनकी जो राजस्व नीति है, रेवेन्यू पॉलिसी है, उसके। तो उनकी उस पॉलिसी के चलते किसान, स्वयं जमींदार या सामंत वर्ग और जनजाति, ठीक है, संतुष्ट नहीं है। और अभी तक कई सारे विद्रोह हो चुके थे 1857 तक। जैसे 1856 में जनजाति विद्रोह, संथाल विद्रोह हुआ था। तो देश के विभिन्न वर्ग भी अंग्रेजों की इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो इन सब की वजह से जो राजा वर्ग है हमारा, या हमारा जो नवाब वर्ग है, शासक वर्ग है, वो संतुष्ट नहीं है। तो वो अपनी सत्ता के लिए काम करेगा। छिंदी सत्ता का मतलब हड़प नीति से कुछ छीना गया, लॉर्ड वेलेस्ली जैसे लोगों की नीतियों से छीना गया। ये लोग संतुष्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो पूछ लेना। हाँ, ठीक है। तो जैसा हमने आगे लिखा भी है, कई विद्रोह हैं, व्यक्तिगत विद्रोह हैं। तो ये सब सत्ता को चुनौती देना चाहते हैं और सबके दुश्मन एक होने लगे हैं, एक हो गया, और वो कौन है? ब्रिटिश। ठीक है, जो व्यक्ति राजा नहीं है वो भी परेशान है, जो किसान है वो भी परेशान है। सबको लगता है कि हमारी समस्याओं का एकमात्र कारण ब्रिटिश। ठीक है, अब इस
कारणों में धार्मिक कारण देखेंगे आप। धार्मिक कारणों में ईसाई धर्म सबसे महत्वपूर्ण था, और आप जानते हैं कि 1813 में ईसाई मिशनरी भारत में उनको धर्म प्रचार की अनुमति मिल चुकी थी। तो धर्म प्रचार के साथ साथ वो धर्म परिवर्तन भी करते थे। हिंदू मुसलमान दोनों की धार्मिक परंपराओं का मजाक उड़ाते थे और उन्हें नीचे दिखाकर उनका धर्मांतरण करने की कोशिश करते थे। तो चाहे वो कोई भी वर्ग हो जनता का, भारतीय आज भी धर्म को लेकर क्या है, बहुत सेंसिटिव हैं। तो वो मानते हैं कि वो सब चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन धर्म पर जो आक्रमण है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना। इसके अलावा एक चीज और लिखेंगे इसमें, और वो है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। अंग्रेजों ने कई धार्मिक परंपराओं को बंद करने का, आलोचना करने का, सीमित करने का प्रयास किया, और भारतीय इससे सहमत नहीं हो सकते किसी भी हाल में। कहने का मतलब ये सब वो झेल सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इनको वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। भारतीयों के लिए धर्म हमेशा सेंसिटिव मुद्दा रहा है। ठीक है, तो ये रेड कलर दिखाता है कि भारतीय यहाँ पर कोई समझौता नहीं करने वाले। सामाजिक कारण, सामाजिक कारणों में सबसे बड़ा कारण अभी हमने चर्चा की, समाज सुधार के जो आंदोलन चलाए, राम मोहन राय, विद्यासागर, है ना, सती प्रथा पर चोट, तो और हिंदू जो उत्तराधिकार कानून थे उसमें कह दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ईसाई धर्म में बदल लेता है तो संपत्ति संबंधी बंटवारे में उसको लाभ मिलेगा। कहने का मतलब धर्म और समाज दोनों को समानांतर रूप से छेड़ा गया, परेशान किया गया। ठीक है, तो सामाजिक कारणों में जो सुधार के आंदोलन है, और उन सुधार के आंदोलनों में सती प्रथा, विधवा विवाह। सती प्रथा तो तब भी लोग बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन विधवाओं के विवाह का तो लोग सोच भी नहीं सकते थे, और ब्रिटिशर्स ने ये काम जरूर किए। तो एक आदमी जो पहले से ही आर्थिक रूप से परेशान है, राजनीतिक रूप से परेशान है, अब आप क्या करें, उसके घर में घुसकर उसकी सामाजिक ताने बाने को भी छेड़ेंगे तो समस्या होगी। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता का मतलब कि नॉनवेज जैसी चीजें, कपड़ों का प्रचलन, भाषा, ये सब थोपे जाने लगे थे, अब इनको अच्छा बताया जाने लगा था। तो ऐसी कंडीशन में पश्चिमी संस्कृति एक तरह का खतरा बना हुआ दिखने लगी है कि ब्रिटिश अब हमें अपने जैसा बनाकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि राम मोहन राय जैसे लोग लगातार अंग्रेजों के प्रभाव में आ गए थे। तो लोगों को लगने लगा था कि ये हमारे युवाओं को भी बदल रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भारतीय संस्कृति से प्रभावित नहीं रहेंगी, उनको एक खतरा भी दिखता है। ठीक है, और हमने देखा था पिछली क्लासेस में सभ्यता और संस्कृति के प्रचलन के लिए इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से हमें ऐसा खतरा लग रहा था। तो ये तीसरा कारण सामाजिक कारण है। और सबसे बड़ा कारण आर्थिक कारण है, जो समाज के हर वर्ग को परेशान किए हुए है, और इस पर आपने बहुत अच्छे से चर्चा की है आर्थिक कारणों पर। सबसे बड़ी थ्योरी आप जानते हैं, भारतीय धन का निष्कासन, धन का बहिर्गमन इंडिया से इंग्लैंड की ओर हो रहा था,
और वो आपने देखा था कैसे हुआ था, किसानों का शोषण, कारीगरों का शोषण है। भारत के उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग धंधे गाँव में समाप्त हो रहे हैं। रेलवे भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचा रही है। भारत कच्चे माल का सप्लायर बन के रह गया है। तो आप दिखाएंगे कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के चलते समाज का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से परेशान था। ठीक है। और अगला कारण है सैन्य कारण। सैनिकों के साथ भेदभाव होता था। तो वो कहानी आपके सामने है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1856 तक भारत की सैनिकों की संख्या आपके सामने है, 2,14,000 है। ये अच्छा मैटर है जो आपको सामान्यतः कहीं मिलेगा नहीं। 3 भागों में आर्मी बटी हुई थी। पहली बंगाल आर्मी, बम्बई आर्मी और मद्रास आर्मी। ठीक है। और आर्मी का मतलब यहाँ भारतीय सैनिकों से है। ठीक है। क्योंकि ऊंची पोस्ट पर तो यूरोपियन अफसर ही आते थे, भारतीयों को तो मौका ही नहीं मिलना था। खैर, क्वेश्चन बनता है प्री में, सबसे बड़ी और पुरानी आर्मी कौन सी थी? तो आपको जवाब देना है बंगाल आर्मी सबसे पुरानी और सबसे बड़ी है। इस आर्मी में कौन कौन है? अवध और बिहार की ऊंची जाति के लोग, ये है वो मेन चीज। अवध और बिहार के, बंगाल के ऊंची जाति के लोग इसमें सैनिक का काम कर रहे हैं। केवल 7 रुपए उनको वेतन मिलता है। और जो उनके खर्चे हैं, जैसे ड्रेस है, पोस्टल सर्विसेज है, ये उन्हें इसी पैसे से खर्च करनी पड़ती हैं। जबकि माना जाता है कि सब सैनिकों को फ्री मिलना चाहिए या उसका भत्ता मिलना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए आपने देखा कि पहला वेतन और प्रमोशन तो हो ही नहीं सकता था। आर्मी में केवल सूबेदार पद तक जा सकते थे आप, इससे ऊपर तो चांसेस ही नहीं था। उसके अलावा भेदभाव तो हो ही रहा है, साथ में क्या है, नस्ल भेद है, गोरे और काले की अवधारणा है, भद्दे भद्दे कमेंट हैं, उनको बबून कहा जा रहा है, बंदर। ठीक है। तो इस तरह से सभी सैनिक वर्ग परेशान है। अब ये परेशानी आपने पिछली क्लासेस में देखा है, समय समय पर दिखाई भी दी। जैसे 1806 का विद्रोह मैंने आपको बताया था, जहां टीपू के झंडे का प्रयोग किया, जबकि टीपू मर चुका था इस समय तक। ठीक है। 1822 का विद्रोह है, 1834 का विद्रोह है, और 1839 से 42 के बीच, यानी कुल मिलाकर बहुत विद्रोह हैं जो ये विभिन्न कारणों से हो रहे हैं। खैर, जैसा मैं अभी आपको बता रहे थे कि इसी समय एक एक्ट आया, जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट। इसमें एक नियम बना दिया गया था कि कोई भी सैनिक जो सेना में आएगा वो हस्ताक्षर करेगा इस बात पर, एक एग्रीमेंट करेगा कि इन सिपाहियों को भारत से बाहर भी भेजा जा सकता है लड़ने के लिए। और जाहिर सी बात है, उसमें बाहर कैसे जाएंगे? समुद्र यात्रा करेंगे। समुद्र यात्रा उस समय पाप मानी जाती है। तो जो सैनिक पैसे से परेशान है, वो सैनिक अब धर्म संबंधी खतरा उसके सामने आ गया है, क्योंकि उसकी विदेश यात्रा कराई जा रही है। आपको यहाँ भी मैंने बताया था, इस विद्रोह में भी क्या मसला था? उच्च जाति के लोगों के द्वारा जो प्रतीक चिन्ह पहने जा रहे थे, धार्मिक प्रतीक चिन्ह, कान में बाली है, माथे पर तिलक है, ये सब बंद करा दिए थे विलियम बेंटिक ने।
कहने का आशय यह है कि ये भारतीय सैनिक भी ये मान रहे हैं कि अंग्रेज उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, तो धर्म का मुद्दा सैनिकों के बीच भी प्रभावशाली है। प्लस ये सैनिक वो हैं जो अवध को बिलोंग करते हैं, वो आपने लिखा अभी, है ना, अवध और ब्राह्मण, अवध और बिहार लिखा आपने यहाँ पर। तो जब ये सैनिक देखते हैं कि इनके राजा वाजिद अली साहब को गलत तरीके से सत्ता से हटा दिया गया है, तो वो उससे संतुष्ट नहीं है, बदलना चाहते हैं उसको। ठीक है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह। प्लस इन सब विद्रोहों से अंग्रेज भी सोच रहे हैं कि अवध के सिपाहियों का वर्चस्व तोड़ दिया जाए और उनकी जगह किसको लाया जाए, पंजाबी और गोरखाओं को लाया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए वफादार साबित होंगे। ठीक है, अगली घटना वाजिद अली साहब की मैंने आपको बता दी, अवध के नवाब हैं, इनके लिए भी लोग सैनिक परेशान हैं कि इनको हटा क्यों दिया गलत तरीके से। एक सेकंड होल्ड करना है। ठीक है, जब ये सैनिक घर पे बात करते थे या घर जाते थे, तो घर वाले क्या शिकायत करते हैं कि उन्हें ऊंचे कर देने पड़ रहे हैं। यानी ये सैनिक बैरक में है तब भी परेशान है और उसके घर वाले भी उसके साथ साथ परेशान हैं। ठीक है, ये सब कारण सैनिकों की शुरुआत से ही चले आ रहे थे। फिर भी उन्होंने विद्रोह नहीं किया, क्योंकि अंग्रेजों ने डायरेक्ट उनके धर्म पर बहुत बड़ा प्रहार नहीं किया था। लेकिन अब आपको लिखना है कि सत्तावनवीं क्रांति के जो कारण हमने लिखे हैं, उन कारणों को अब हम इतना पढ़ने के बाद दो भागों में बांट सकते हैं। एक कारण जो अभी तक आपने पढ़े, ठीक है, जो अंग्रेजी शासन स्थापित होने के बाद से ही दिखाई दे रहे थे, ये था तत्कालीन कारण। इसी पर आपको ध्यान देना है। तत्कालीन का मतलब सत्तावनवीं क्रांति से कुछ समय पहले ही शुरू हुआ, इसलिए तत्कालीन हो गया। ओके, और वो क्या है, ये राइफल में बदलाव। भारतीय सैनिक जो राइफल यूज कर रहे थे, उस राइफल को बदल दिया गया था। कौन सी राइफल आ गई थी, एनफील्ड राइफल आ गई थी। पहले कौन सी चल रही थी, ब्राउन बेस चल रही थी। ठीक है, इस राइफल का मसला क्या था, इसका जो बुलेट होता था, वो बुलेट ये है, ठीक है, ये हो बुलेट, और ये है उसका बाहर का कवर। ये कवर अफवाह उड़ी थी कि गाय और सुअर की चर्बी का बना हुआ है, और जब तक आप इसे काटेंगे नहीं तब तक ये बुलेट बाहर नहीं आएगी, और यही बंदूक में डली थी। तो आपको इसका कवर काटने के लिए मुंह से दांतों का प्रयोग करना है। इससे जाहिर सी बात है कि हिंदू और मुसलमान दोनों को समस्या होगी, और इसका मतलब ये था कि अब धर्म तो भ्रष्ट होना ही है। और धर्म भ्रष्ट क्यों करना चाहते हैं ब्रिटिश, क्योंकि एक बार धर्म खराब हो जाएगा तो उन्हें आसानी से ईसाई बनाया जा सकता है। ये सब बातें अंग्रेजों के दिमाग में आने लगी, भारतीय सैनिकों के दिमाग में आने लगी है कि ये हमारे धर्म पर भी चोट करना चाहते हैं। ठीक है, ये है तत्कालिक कारण। यद्यपि इस कारण के खिलाफ भी कई सारे तर्क हैं,
वो हम आगे देखेंगे कि तर्क क्या है, लेकिन आपको मानना ही है और पूछा भी जाएगा, हजारों बार पूछा जा चुका है, 57 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? क्या जवाब देंगे? चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग भारतीय सेना करना 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 पड़ रहा है उसे, और वो अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है अभी तक के कारण जो भारतीय सैनिक और भारत के विभिन्न लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है, और ये तात्कालिक कारण है। तो इस क्रांति का पहला चरण तैयार है, फेज, जो आप कारणों के रूप में समझेंगे। एक कारण और जो किताबों में नहीं मिलेगा, जल्दी से आप उसे लिखेंगे, और वो था अंग भारतीय सैनिकों की सोच में परिवर्तन। क्या परिवर्तन था? कि वो ये मानने लगे थे कि अंग्रेजों की जो फौज है उनका रुतबा जो है वो अब पहले जैसा नहीं है। ऐसा उनको क्यों लगा? ठीक है, ऐसा उनको इसलिए लगा क्योंकि पंजाब युद्ध में भले ही अंग्रेज जीते, लेकिन सिखों ने उनके दांत खट्टे कर दिए। ये जो अफवाह लिखा है, इसे अफगान लिखना, अफगान युद्ध। ये क्या होगा यहाँ पर? अफगान। ठीक है, युद्ध। इन दो युद्धों में कहा जाता है कि अंग्रेज जीते जरूर, लेकिन उनकी हालत खराब हुई। और फिर भारत से बाहर क्रीमिया के युद्ध में भी अंग्रेजों की हार हो गई। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो ये बता रहे हैं कि अंग्रेज हराए जा सकते हैं। ठीक है, यानी अंग्रेजों को अब हराना, अब ना हरा पाना संभव नहीं है, मतलब अब हराया जा सकता है। तो ये उदाहरण भी जिम्मेदार हैं जो भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए, विद्रोह के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, यहां तक ज्योति निहारिका, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, क्लियर है। यहाँ के कारण तो कैसे आपको करनी है, कारण हो गए। अब देखते हैं क्रांति कैसे शुरू हुई। क्रांति शुरू हुई मंगल पांडे से। 29 मार्च के दिन जब प्रैक्टिस चल रही थी बैरकपुर में, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। 29 मार्च की डेट है जब बैरकपुर यानी पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के पास मंगल पांडे ने कहा कि मैं इस कारतूस का प्रयोग अब नहीं करूंगा। ठीक है, ये मंगल पांडे किस रेजिमेंट का है? 34 रेजिमेंट का है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कहा। तो उसके सीनियर ने कहा कि कैसे नहीं करेगा, मारपीट हुई, और बदले में मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाख, ये बाग लिखा है, खा होना चाहिए यहाँ पर, इनकी हत्या कर दी। लेकिन मंगल पांडे पकड़ लिया गया और उसे फांसी दे दी गई। किस तारीख को? 8 अप्रैल को। ये पहला उदाहरण था जहां क्रांति का या चर्बी लगे कारतूसों का विरोध किया गया। इसके बाद दूसरी घटना मेरठ में घटी 10 मई को। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो क्रांति की शुरुआत औपचारिक रूप से 10 मई मानी जाती है, जबकि क्रांति की घटनाएं शुरू हो गई 29 मार्च से। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल पांडे अकेला था वहां पर, जबकि मेरठ में सभी भारतीय सैनिकों ने ये काम किया। कौन से भारतीय सैनिक थे? देसी घुड़सवार सेना के सैनिक थे। ये क्वेश्चन सब काम के हैं, और इन्होंने मेरठ पर कब्जा किया। ऐसा नहीं है कि इनका
विरोध अंग्रेजों ने नहीं किया, लेकिन मेरठ के स्थानीय लोगों की वजह, सहयोग की वजह से ये लोग जीते और आगे की कार्यवाही के लिए दिल्ली निकले वहां से। इसलिए मेरठ को ही क्रांति भूमि कहा जाता है, क्रांति धरा कहा जाता है। ये आप नोट कर लेंगे हैं। अब ये घटनाएं धीमे धीमे पूरे देश में फैली। पूरे देश का मतलब कैंट एरिया में, जहां जहां भी सैनिक आर्मी थी, कैंट एरिया थे, मंदसौर, ग्वालियर के पास मुरार, तो सैनिक छावनियों में, कैंट एरियाज में ये सूचना पहुंचने पर वहां विद्रोह शुरू हो गया और अधिकांश जगह भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों को या तो मार दिया या गिरफ्तार करके बंदी बना लिया। ठीक है, अब मेरठ के लोग कहाँ पहुंचे? दिल्ली। दिल्ली में कौन है? 70 से अधिक साल का ऊपर का बहादुर शाह जफर। उससे कहा कि ऐसा ऐसा हो गया, आप हमारा नेतृत्व करिए। शुरुआत में उन्होंने मना कर दी बहादुर शाह जफर ने, लेकिन बाद में जनरल बख्त खान के कहने पर उन्होंने अपने आप को विद्रोहियों का नेता स्वीकार कर लिया। लड़ने कौन गया? बख्त खान, याद रखना। और बख्त खान 3 महीने तक दिल्ली को अपने कब्जे में रखता है, लेकिन ब्रिटिश आर्मी आकर बाद में दिल्ली को वापस कब्जे में लेती है। ठीक है, और बहादुर शाह को क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, नजरबंद कर दिया गया कहाँ का? हुमायूं के मकबरे में। यानी दिल्ली के लाल किले से निकाल कर कहाँ रखा गया उसे? हुमायूं के मकबरे में। और बदले में उसके 2 पुत्र और 1 पोते का सर काटकर उसे गिफ्ट कर दिया गया। क्रांति खत्म हुई दिल्ली में और सम्राट को रंगून भेज दिया गया, क्योंकि भारत में रहेगा तो फिर से चांसेस थे कि विद्रोह हो जाए, लोगों से अपना नेता मान ले।